आपको हमारे समाज में आ रहे एक बहुत खतरनाक बदलाव के बारे में बताना चाहते हैं। और समाज में जो नया बदलाव आ रहा है, खतरनाक बदलाव आ रहा है, इससे हमारे देश के परिवार प्रभावित हो रहे हैं, हमारे देश के युवा खतरे में पड़ रहे हैं, उनकी सोच खतरनाक होती जा रही है। और ख़ास तौर पर आज का ये जो विश्लेषण है, जो शुरुआत में हम कर रहे हैं, यह हमारे देश के माता पिता के लिए भी है। इसलिए अगर आपके घर में युवा हैं, आपके बच्चे हैं जो कॉलेज जाते हैं या उससे भी बड़े हैं, जिनके शादियों के बारे में आप सोच रहे हैं, तो ये विश्लेषण आज हर परिवार के लिए है और हर माता पिता के लिए है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा। महाराष्ट्र के पुणे शहर में राजा रघुवंशी जैसे एक और हत्याकांड का खुलासा हुआ है, जिसमें एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने होने वाले पति की हत्या कर दी। केतन विशाल अग्रवाल, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो लड़का है जिसकी हत्या हुई है, और सिया गोयल वो लड़की है जिसने अपने होने वाले पति की हत्या कर दी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। ये दोनों तस्वीर आप देख लीजिए। आपको याद होगा, पिछले साल जून के महीने में राजा रघुवंशी की हत्या का मामला बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। राजा रघुवंशी की हत्या उसकी अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हनीमून के दौरान मेघालय में कर दी थी। इस हत्याकांड की बहुत चर्चा हुई थी, पिछले साल की बात है, और ये इंदौर के रहने वाले थे। अब एक साल के बाद फिर से पुणे में एक और ऐसी ही घटना हुई है, जिसके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। अब इस कहानी में 3 किरदार हैं। पहला 26 साल का केतन विशाल अग्रवाल, जिसकी हत्या कर दी गई, जिसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। दूसरा किरदार 20 साल की सिया गोयल, जो इस युवक की मंगेतर थी और सिया और केतन की कुछ समय के बाद शादी होने वाली थी। और तीसरा किरदार है सिया गोयल का बॉयफ्रेंड 22 साल का चेतन बाबूलाल चौधरी, और चेतन ने सिया के साथ मिलकर केतन की हत्या कर दी। अब केतन अग्रवाल के पिता का यह कहना है कि उनका सिर्फ बेटा नहीं गया, बल्कि उनकी तो पूरी जिंदगी ही खत्म हो गई। अब हम आपको दुख कैसे समझा पाए कि अगर पिता को आप पूछोगे कि उसका 26 साल का लड़का गुजर गया और आप उसका दुख व्यक्त करो, तो वो तो समुंदर से बड़ा है। आज मैं अपने बुढ़ापे का सहारा सोच रहा था, मेरा आगे का वंशज है, मेरे अग्नि को वही आग देने वाला था, मेरी चिता को, आज वो रहा नहीं, तो मेरा तो आगे का पूरा ही खत्म हो गया ना। इनके थोड़े से इसके लिए मेरा तो आज पूरा ही खत्म हो गया। अब आपको ये पूरी कहानी बताते हैं। इसी महीने 19 जून को सिया गोयल का जन्मदिन था, इसीलिए एक दिन पहले 18 जून को वो अपने मंगेतर के साथ अपना जन्मदिन मनाने के लिए पुणे के एक लोहगढ़ किले में गई थी। पुणे में एक किला है जिसे लोहगढ़ किला कहते हैं। ये एक ऐतिहासिक किला है और पुणे शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, और ये एक जाना माना टूरिस्ट स्पॉट भी है। और इन दोनों ने यह तय किया कि सिया का जन्मदिन हम इस किले पर जाकर मनाएंगे। पुणे के इस प्राचीन किले में जन्मदिन मनाने की पूरी प्लानिंग इस लड़की ने की थी, यानी सिया गोयल की पूरी प्लानिंग थी कि हम इस किले पर जाएंगे और वहां पर मेरा जन्मदिन मनाएंगे। इस लड़की का दावा है कि जन्मदिन की पार्टी के दौरान सुबह लगभग 10:30 बजे केतन किले से 400 फीट गहरी एक खाई में अपने आप गिर गया, उसका पैर फिसल गया। इसके बाद इस लड़की ने वहां के लोगों को और अपने परिवार को फोन करके बताया कि केतन का पैर फिसल गया और वो नीचे खाई में गिर गया। इस घटना के बाद पुलिस और इस लड़के का परिवार लोहगढ़ किले पहुंचे और केतन के शव को उन्होंने नीचे इस खाई में जाकर जंगल से निकाला। शुरुआत में यह मामला किसी दुर्घटना की तरह लग रहा था और लोगों को यही लगा कि हो सकता है कि इस किले में इतना ऊपर जाकर केतन का पैर फिसल गया हो, और लोगों ने इसे दुर्घटना मान लिया और इसीलिए पुलिस ने शुरुआत में इसे एक एक्सीडेंटल डेथ मानकर इस पर अपनी रिपोर्ट दर्ज कर ली। लेकिन जब पूछताछ की गई तो पूछताछ के दौरान लड़की के परिवार और दोस्तों ने पुलिस को बताया कि केतन काफी समय से ट्रैकिंग करता था, वो एक एक्सपर्ट ट्रैकर था, इसलिए पैर फिसलने की वजह से वो पहाड़ से तो नीचे नहीं गिर सकता। जब वो इतनी ज्यादा ट्रैकिंग कर चुका है तो ये बात गले नहीं उतरती कि केतन का पैर फिसल गया होगा। लड़की के परिवार
लड़के का जो परिवार है वो पुलिस को बार बार ये बता रहा था कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये दुर्घटना नहीं है, ये कोई हादसा नहीं है, इसके पीछे कोई षड्यंत्र है। इसके बाद पुलिस ने गहराई से इस मामले की जांच शुरू की और हादसे के समय मौजूद लोगों से भी पूछताछ की गई। जब जांच चल रही थी तो पुलिस को पता चला कि इस लड़की का पुणे में ही एक बॉयफ्रेंड भी है और ये दोनों लगभग 1 साल से रिलेशनशिप में है। सीसीटीवी फुटेज और फोन के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए और जब कॉल रिकॉर्ड्स देखे दोनों के और सीसीटीवी फुटेज देखी तो पुलिस को कई नए सबूत मिले। पुलिस को यह पता चला कि इस घटना के समय उस किले पर लड़की का यह दोस्त भी मौजूद था, यानी उस दिन वहां 2 लोग मौजूद नहीं थे बल्कि यह तीसरा लड़का भी वहां पर मौजूद था। और इसके बाद पुलिस ने सबूतों के आधार पर इस लड़की को और उसके दोस्त को पहले पूछताछ के लिए बुलाया और उस पूछताछ के दौरान इन दोनों ने हत्या की बात स्वीकार कर ली और आज इन्हें कोर्ट में पेश किया गया और इन दोनों को 29 जून तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अब ये पुलिस की कस्टडी में है और विस्तार से पुलिस इनसे पूछताछ करेगी। पुलिस ने बताया है कि घटना से कुछ दिन पहले भी ये लड़की अपने मंगेतर को लोहगढ़ किले पर लेकर गई थी और वो तभी से ये सोच रही थी कि कैसे इस जगह पर ले जाकर इस लड़के की हत्या की जाए। पहली सैलरी 35,000 रुपए, वो भी वर्क फ्रॉम होम करके। ना ट्रैफिक का स्ट्रेस, ना लेट नाइट शिफ्ट। एक बार 14 तारीख को भी ये केतन अग्रवाल और सिया गोयल दोनों लोहगढ़ किले पे गए थे, लेकिन उस दिन इस तरह की कोई घटना या तो हो नहीं पाई या फिर ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए एक्ट नहीं किया गया। तो फिर 18 तारीख को वो जो चेतन चौधरी है तो वो वहाँ पे पहुँचा, ये लोग किले पे गए, पीछे से वो आया और वहाँ पे जाके उन्होंने इसको पुश किया और गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसी साल फरवरी के महीने में केतन और सिया की एंगेजमेंट हुई थी और नवंबर के महीने में यानी अब से कुछ ही महीनों के बाद इनकी शादी होने वाली थी। दोनों परिवारों ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी और राजस्थान के उदयपुर में इनकी शादी के लिए एक महल को लगभग 17 करोड़ रुपए में बुक भी कर लिया गया था। दोनों बहुत पैसे वाले परिवारों से थे। दोनों के जो माता पिता हैं वो अच्छे परिवार से थे, बिजनेसमैन थे अच्छे, और इसीलिए आप देखिए कि परिवार ऐसा था कि 17 करोड़ रुपए में तो उन्होंने उदयपुर में ये एक पैलेस बुक किया था इन दोनों की शादी के लिए और मेहमानों को ले जाने के लिए 2 प्राइवेट प्लेन्स भी बुक किए गए थे। पुलिस के मुताबिक परिवार ने लड़की की शादी जहां तय की थी, ये लड़की वहां शादी नहीं करना चाहती थी। ये लड़की केतन के साथ शादी नहीं करना चाहती थी, बल्कि जबकि उसके माता पिता ने उसकी शादी केतन अग्रवाल के साथ तय कर दी बिना उसकी मर्जी के। इस लड़की का एक बॉयफ्रेंड था और ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही शादी करना चाहती थी। इसी महीने केतन और सिया एक प्री वेडिंग शूट के लिए बाली जाने वाले थे। आजकल आप जानते हैं कि शादी से पहले प्री वेडिंग शूट्स का एक बड़ा फैशन चल पड़ा है और लड़का लड़की शादी से पहले ही किसी दूसरी जगह पर जाकर प्री वेडिंग शूट करते हैं। तो इन दोनों को बाली जाना था अपने प्री वेडिंग शूट के लिए। इसके लिए जब वो पुणे से मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे तो एयरपोर्ट पर अचानक केतन का पासपोर्ट गायब हो गया। एयरपोर्ट पर जाकर पता चला कि केतन का पासपोर्ट है ही नहीं, न जाने कहां खो गया। और पुलिस का ऐसा कहना है कि इस लड़की ने ही केतन का पासपोर्ट कहीं छिपा दिया था ताकि ये दोनों बाली ना जा पाएं, क्योंकि अगर ये दोनों बाली जाते तो हो सकता है कि सिया गोयल का बॉयफ्रेंड इस बात को पसंद नहीं करता और सिया खुद भी इस लड़के के साथ बाली नहीं जाना चाहती थी शादी से पहले, और इसीलिए उसने जानबूझकर फ्लाइट से ठीक पहले इस लड़के का पासपोर्ट गायब कर दिया। लड़की के पिता एक बड़े बिजनेसमैन है और मृतक लड़के के पिता का रियल एस्टेट का अपना बिजनेस है, जबकि लड़की के साथ हत्या में शामिल जो लड़का है वो पुणे में एक दुकान चलाता है। अब सोचिए जरा, जिस 26 साल के युवा की हत्या उसकी अपनी मंगेतर ने कर दी, उसके परिवार पर, माता पिता पर आज क्या बीत रही होगी। उसके माता पिता किस दुख में होंगे हम शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लड़के के पिता कहते हैं कि अगर उन्हें लड़की पहले ही बता देती
कि वो उनके लड़के से शादी नहीं करना चाहती तो वो इस शादी को बहुत आराम से खुशी खुशी तोड़ देते, और अगर ये शादी टूट जाती तो कम से कम उनके बेटे की जान तो बच जाती। आज उन्हें एक ही बात का मलाल है कि इस लड़की ने उन्हें क्यों नहीं बताया कि वो उनके बेटे से शादी नहीं करना चाहती, हत्या करने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर वो एक बार आकर बता देती तो उनका बेटा आज जिंदा होता। अभी उन लोगों का पहले से ये तैयारी थी क्या था, अभी ये तो बता नहीं पाएंगे हम भी। हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा शॉकिंग है। अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज़ से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फ़ोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा और क्या इनकी मानसिकता है। समाज में ऐसे लोगों का होना बहुत घातक है। आज मेरे साथ हो गया, कल ऐसे ही लोग सीखेंगे। अगर इनको सबक नहीं सिखाया किसी ने तो समाज के कितने बच्चों का ऐसा ही होगा और उनके माँ बाप रोते रह जाएंगे। उनके लिए भी तो किसी ने देखना चाहिए। और मेरी अपील सिर्फ सरकार से इतनी है कि किसी भी हालत में इस केस को फास्ट ट्रैक पे लिया जाए। सबको मैं, जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स या व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने तरीके से महाराष्ट्र स्टेट के चीफ मिनिस्टर या आज माननीय कोर्ट तक किसी भी हालत में अगर कोई पहुंचा सके तो इस केस को किस हिसाब से फास्ट ट्रैक में लेके उनको कितने जल्दी से जल्दी सजा मिल सके इसका देखा जाए। क्योंकि अगर ये रेगुलर कोर्ट में चला तो इसका हियरिंग होने तक 10 साल निकल जाएंगे, उसमें इनको बेल हो गई कर गई तो ये तो वापस किसी ना किसी का वापस किसका क्या दोष इनके दिमाग में आएगा और ये क्या करेंगे ये पता नहीं चलेगा। कड़ी से कड़ी सजा, इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि एक सबको एक सबक मिले कि किसी के बच्चे को, यंग बच्चे को, अगर इनका आपस में कुछ अफेयर था तो इन्होंने भाग जाना चाहिए था। हमारी तरफ से इनको कहाँ प्रेशर था कि शादी करनी ही है, इनके तरफ से हम पे प्रेशर था कि अभी शादी करनी है। तो इन्होंने ऐसा क्यों किया, मैं चाहूंगा आप उनसे भी पूछे कि आखिर किस रीजन से इन्होंने मेरे बच्चे को मारा। विश्वास धोखे का बीज होता है, इसीलिए कभी भी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। परंतु हमारा समाज कुछ ऐसा है कि यहाँ विश्वास किए बिना काम भी नहीं होता है। अब मैं आपको मेन बात बताता हूँ। यदि आपके घर में आपके किसी भी बेटे या बेटी का रिश्ता आए तो अपने आप से ये अवश्य पूछिए कि ये व्यक्ति ये रिश्ता लेकर मेरे ही घर क्यों आया है। और यदि आप रिश्ते को स्वीकृत करते हैं तो रिश्ते को स्वीकृत करने से पहले किसी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी के पास जाकर लड़के या लड़की के बारे में जानकारी अवश्य एकत्रित करें, क्योंकि एक छोटी सी भूल कभी कभार आदमी की जान ले लेती है। और यही हुआ पुणे के अंकित अग्रवाल के साथ। सिया गोयल ने उसकी हत्या कर दी क्योंकि उसे पहले से ही किसी और से प्रेम था। सिया गोयल ने अंकित अग्रवाल को सोचिए एक पल के लिए एक बेहद काबिल न्यूरोसर्जन के बारे में, मतलब जो दिमाग की सर्जरी करते हैं। बिल्कुल, जो किसी इंसान के दिमाग की सबसे बारीक, सबसे उलझी हुई नसों को वो भी बिना किसी गलती के माइक्रोस्कोप के नीचे बैठकर घंटों तक जोड़ सकता है, जो बेसिकली जीवन और मृत्यु के बीच का फासला तय करता है। सही बात है, बहुत फोकस चाहिए होता है इसमें, है ना। लेकिन वही सर्जन जब शाम को घर लौटता है तो अपने ही परिवार के एक बहुत ही साधारण रोजमर्रा के धोखे का शिकार हो जाता है। ये तो अक्सर सुनने में आता है। हाँ, या फिर उस बिजनेसमैन के बारे में सोचिए जिसने एकदम जमीन से उठकर, मतलब शून्य से शुरू करके 7,000 करोड़ रुपए का एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया, जिसने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और कॉर्पोरेट शार्क्स को मात दियो। एग्जैक्टली। लेकिन वही इंसान अपने बुढ़ापे में, मतलब अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में, अपने ही घर से बेदखल होकर सड़क पर आ जाता है। ये सच में बहुत मतलब दिमाग हिला देने वाला विरोधाभास है। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो दस्तावेजों और रिपोर्ट्स का बंडल है ना, जिसमें करियर का डेटा है, आय के आंकड़े हैं और हालिया अपराध की कुछ बेहद चौंकाने वाली फाइलें भी हैं। हाँ, और शायद प्राचीन दर्शन शास्त्र के भी कुछ पन्ने हैं इसमें। जी, और ये सब मिलकर एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल उठाते हैं। तो आज के इस डीप डाइव का हमारा मिशन इसी विरोधाभास की परतों को खोलना है हाँ,
कि दुनिया को कंट्रोल करने वाले ये जीनियस लोग जो हवा में 3D गति को नियंत्रित कर रहे हैं, जो अरबों की कंपनियां चला रहे हैं, वो अपनी खुद की जिंदगी के कॉकपिट में इतने बड़े फेलियर क्यों साबित होते हैं? ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। मतलब बाहरी दुनिया के ये महारथी अंदरूनी दुनिया में क्यों हार जाते हैं? तो चलिए आज इस डीप डाइव में से थोड़ा और गहराई से समझते हैं सफलता की इस चकाचौंध भरी तस्वीर में इतनी गहरी और अदृश्य दरारें क्यों हैं। देखिए, इस दरार को या कहें इस पूरे पैराडॉक्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि बाहरी दुनिया में जो सफलता मिलती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। हाँ, क्योंकि बिना उस स्ट्रक्चर को समझे हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। हमारे पास जो डेटा है ना, उसमें 3 बहुत ही चुनौतीपूर्ण और हाई स्टेक्स पेशों की तुलना की गई है, जैसे कमर्शियल एयरलाइन पायलट, मर्चेंट नेवी कैप्टन और लोको पायलट। तो अगर हम बाहर से देखें तो तीनों ही किसी न किसी वाहन को चला रहे हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। हाँ, सतह पर ऐसा ही लगता है, लेकिन अगर हम जोखिम, कॉग्निटिव लोड और जटिलता की बात करें तो विज्ञान और हमारे स्रोत ये बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि इन सब में विमान उड़ाना सबसे कठिन है। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम एक ट्रेन की बात करें तो वो एक तय पटरी पर चलती है। एग्जैक्टली, उसका रास्ता फिक्स्ड है। हाँ, लोको पायलट के पास गति बढ़ाने या रोकने का कंट्रोल तो होता है, लेकिन उसे मोड़ने का नहीं, उसे स्टीयर नहीं करना पड़ता। सही कहा आपने। और एक समुद्री जहाज, वो बहुत विशाल होता है, पानी में होता है। अगर आपको उसे रोकना है या दिशा बदलनी है तो उसमें कई मिनट या शायद घंटे लग जाते हैं, क्योंकि वहां जड़ता यानी इनर्शिया का खेल है पूरा। बिल्कुल। तो वहाँ फैसले लेने के लिए आपको कम से कम थोड़ा सोचने का समय तो मिल ही जाता है। लेकिन विमान, वहाँ तो सब कुछ हवा में हो रहा है, एक बहुत ही अस्थिर वातावरण में, है ना? बिल्कुल। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए आप। एक पायलट को 35,000 फीट की ऊंचाई पर, वो भी शून्य दृश्यता मतलब जीरो विजिबिलिटी में, केवल उपकरणों और स्क्रीन्स के सहारे विमान को नेविगेट करना होता है। बाप रे, कुछ बाहर दिख नहीं रहा और आप सिर्फ स्क्रीन देख रहे हैं। हाँ, और वहाँ 3 डायमेंशनल गति है, हवा का दबाव बदल रहा है, मौसम में अचानक से कोई बदलाव आ गया या शायद कोई तकनीकी खराबी आ गई। और ये सब एक साथ भी तो हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। और वहाँ फैसले आपको सेकंड के कुछ हिस्सों में लेने होते हैं, कोई सोचने का टाइम नहीं है वहाँ। इस स्तर की विशेषज्ञता तक पहुंचने के लिए एक पायलट को कम से कम 5 से 7 साल की बेहद कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। उनके दिमाग को मतलब इस तरह से रीवायर किया जाता है कि वो पैनिक ना करें, चाहे कुछ भी हो जाए, वो बस प्रोसीजर को फॉलो करें। और शायद इसीलिए डेटा भी बताता है कि इस भारी जिम्मेदारी का उन्हें भारी मुआवजा भी मिलता है। हाँ, बिल्कुल मिलता है। मैं पढ़ रही थी कि एक अनुभवी कैप्टन 8 से 15 लाख रुपए प्रति महीने से ज्यादा कमाता है। सही आंकड़ा है ये। वहीं अगर मर्चेंट नेवी कैप्टन को देखें तो उस पद तक पहुंचने में उन्हें 8 से 12 साल लग जाते हैं और उनका वेतन करीब 6 से 12 लाख के बीच होता है। हाँ। और लोको पायलट को 8 से 10 साल लगते हैं और उनका वेतन 1 से 1.5 लाख के बीच होता है। लेकिन अगर हम मतलब सिर्फ परिवहन से बाहर निकलकर दुनिया के सबसे अधिक वेतन वाले पेशों को देखें तो वहां कहानी और भी बड़ी है। हाँ, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर। बिल्कुल। एक न्यूरो सर्जन सालाना लगभग 2 से 5.25 करोड़ रुपए तक कमाता है। और कॉर्पोरेट सीईओ की तो बात ही अलग है। हाँ, वो तो बोनस और स्टॉक ऑप्शंस मिलाकर सैकड़ों करोड़ कमाते हैं। सही कहा। और इन सभी पेशों में ना एक बात बहुत गहराई से कॉमन है, और वो है इनकी ट्रेनिंग का तरीका। अच्छा, वो कैसे? देखिए, ये सभी लोग सालों तक एक ऐसे सिस्टम में प्रशिक्षित होते हैं जहां हर चीज को मापा जा सकता है, हर समस्या का एक स्पष्ट लॉजिकल समाधान होता है। जैसे वो एक्सरे वाला उदाहरण। एग्जैक्टली। हड्डी टूटी है तो वो एक्सरे में एक सफेद लाइन की तरह एकदम साफ दिख जाएगी, आपको गैस नहीं करना है। इन प्रोफेशंस को आदत हो जाती है कि जब भी कोई समस्या आती है तो कोई ना कोई अलार्म बजेगा या डेटा में कोई स्पाइक दिखेगा। लेकिन रुकिए, यहीं पर मेरा एक सवाल है और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, बताइए। अगर एक इंसान 15 साल की कड़ी पढ़ाई करके दिमाग की सर्जरी करना सीख जाता है या कोई व्यक्ति अरबों के कॉर्पोरेट मर्जर को सफलतापूर्वक लीड करता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसका दिमाग असाधारण रूप से तेज है ना? बिल्कुल, उनका IQ बहुत हाई होता है। तो वो इंसान कोई बेवकूफ तो नहीं है? एकदम नहीं। फिर जब बात अपने ही घर की, अपने ही रिश्तों की आती है तो वो जीवन की सबसे साधारण और बुनियादी गलतियां क्यों करता है?
मतलब क्या वो अपनी खुद की भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता? यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि और जो हमारे आज के दस्तावेजों का सबसे बड़ा निष्कर्ष भी है कि हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था में मानवीय स्वभाव को समझने या रिश्तों की राजनीति को डिकोड करने का कोई स्कूल ही नहीं है। कोई स्कूल नहीं है? नहीं है। मतलब हम उन्हें मशीनें और बिजनेस मॉडल चलाना तो बहुत अच्छे से सिखा देते हैं, लेकिन इंसान को परखना नहीं सिखाते। लेकिन मुझे यहाँ एक उलझन हो रही है। कैसी उलझन? अगर हम आज के समय की बात करें तो हर बड़े MBA प्रोग्राम में या कॉर्पोरेट लीडरशिप ट्रेनिंग में इमोशनल इंटेलिजेंस यानी EQ पर बहुत फोकस होता है। हाँ, वो सिलेबस का हिस्सा होता है ना? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल्स पर अलग से बहुत जोर दिया जाता है, बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स होती हैं। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि इन लोगों को मानवीय स्वभाव की कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती? क्या वो ट्रेनिंग असल जिंदगी में बिल्कुल काम नहीं आती? यही तो सबसे बड़ा कैच है यहाँ पर। अच्छा, देखिए, किताबों में केस स्टडी पढ़कर इमोशनल इंटेलिजेंस सीखना या अपने दफ्तर में अपने कर्मचारियों को मैनेज करना और असल जिंदगी में किसी अपने के स्वार्थ या धोखे का सामना करना, ये दोनों बिल्कुल ही अलग बातें हैं। मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल का फर्क। अनुक्रम होता है, एक हायरार्की होती है, रूल्स होते हैं। वहां लोग पेशेवर तरीके से बर्ताव करते हैं क्योंकि वहां नौकरी दांव पर होती है। बिल्कुल। लेकिन घर के अंदर रिश्ते, भावनाओं और एक लंबे इतिहास से जुड़े होते हैं। जब कोई व्यक्ति सालों तक स्प्रेडशीट्स, डेटा और लॉजिक पर काम करता है ना, तो उसका दिमाग हर चीज में तर्क ढूंढने लगता है। वो हर चीज को डेटा की तरह प्रोसेस करता है। एग्जैक्टली। लेकिन मानवीय रिश्तों में हमेशा तर्क काम नहीं करता। वहां भावनाएं और कई बार बहुत ही गहरे स्वार्थ काम करते हैं जो किसी स्प्रेडशीट में नहीं दिखते। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही अजीब बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम बाहरी दुनिया को जीतने के लिए तो उन्हें सबसे आधुनिक हथियार और रडार दे रहे हैं, लेकिन अंदरूनी दुनिया में, अपने ही घर में, वे बिल्कुल निहत्थे और अंधे हैं। एकदम सही एनालॉजी दी आपने, ठीक ऐसा ही है। और इसका सीधा असर सफलता की उस परिभाषा पर पड़ता है जिसे इन लोगों ने अपने दिमाग में बैठा लिया है। सफलता की परिभाषा मतलब पैसे और रुतबे की बात कर रहे हैं आप? हाँ, होता यह है कि पैसे कमाने, एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करने और बच्चों को दुनिया का हर ऐशो आराम देने को ही वे एक सफल जीवन और अच्छी परवरिश मान लेते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि पैसा हर समस्या का समाधान है। बिल्कुल। और इस अंधी दौड़ में जो चीजें वास्तविक किसी इंसान को इंसान बनाती हैं, जैसे संस्कार, नैतिक मूल्य और सच्ची सहानुभूति, जिसे एम्पैथी कहते हैं, वो कहीं बहुत पीछे छूट जाती हैं। तो अगर मैं इसे ठीक से समझ पा रही हूँ तो इसका मतलब है कि व्यावसायिक कुशलता यानी प्रोफेशनल IQ और जीवन की कुशलता, जिसे हम लाइफ EQ कह सकते हैं, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग पटरियों पर चल रही हैं। बिल्कुल अलग पटरियों पर। और कई बार तो ये एक दूसरे के विपरीत भी जा सकती हैं। बिल्कुल विपरीत जा सकती हैं। देखिए, ये जो लोग हैं ना, ये बिजनेस में या अपने पेशे में जोखिमों का यानी रिस्क का आकलन करने में बहुत माहिर होते हैं। हाँ, वो तो उनका रोज का काम है। सोचिए, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर या एक CEO किसी दूसरी कंपनी को खरीदने से पहले या करोड़ों का लोन देने से पहले महीनों तक ड्यू डिलिजेंस करेगा। हाँ, पूरी ऑडिट टीम बिठा देगा, 100 बार सोचेगा, वकीलों से बात करेगा। लेकिन वही व्यक्ति अपने ही घर में पनप रहे लालच को नहीं पहचान पाता, और इसका जो नतीजा सामने आता है ना, वो बहुत भयानक होता है। जब बच्चों को बचपन से सिर्फ पैसों की और फायदे नुकसान की भाषा समझाई जाती है, तो बड़े होकर वे अपने रिश्तों को भी उसी चश्मे से देखने लगते हैं। मतलब वो रिश्तों में भी प्रॉफिट और लॉस ढूंढने लगते हैं। एग्जैक्टली। और यहाँ तक कि वे अपने बूढ़े माता पिता को भी एक अनुत्पादक संपत्ति की तरह ट्रीट करने लगते हैं। अनुत्पादक संपत्ति? हाँ, जिसे बैंकिंग की भाषा में नॉन परफॉर्मिंग एसेट या NPA कहते हैं। अरे बाप रे, ये सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब कॉर्पोरेट की चालाकी और घर के रिश्तों को एक ही तराजू में तौलने की भूल। बिल्कुल। ये तो द ट्रेजेडी ऑफ द मॉडर्न प्रोफेशनल इज दैट दे अप्लाई बोर्डरूम मैट्रिक्स टू लिविंग रूम रिलेशनशिप्स। बहुत ही सटीक बात कही आपने। मतलब जिसने आपको जीवन दिया, जो कल तक एक सफल CEO या कैप्टन था, वो घर में सिर्फ इसलिए एक बोझ बन जाता है क्योंकि अब वो पैसा कमाकर नहीं दे रहा है या शारीरिक रूप से कमजोर हो गया। दुर्भाग्य से यही सच है। और यहीं पर अंधा विश्वास, जो ब्लाइंड ट्रस्ट होता है, वो सबसे बड़ी चोट देता है। कैसे? लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई
अपना पूरा बनाया हुआ साम्राज्य केवल खून के रिश्ते और एक भावुकता के आधार पर अपने बच्चों या रिश्तेदारों को सौंप देते हैं। वे ये सबसे बेसिक बात भूल जाते हैं कि भारी मात्रा में पैसा इंसान के व्यवहार को हमेशा के लिए बदल देता है। बिल्कुल। और देखिए, इससे पहले कि हम उन वास्तविक कानूनी मुकदमों और अपराधों की बात करें जिनका जिक्र इन दस्तावेजों में है, ये साफ करना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ किसी को जज नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमारा काम किसी पर फैसला सुनाना नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम इन मुकदमों में कोई पक्ष ले रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ उन रिपोर्ट्स में दर्ज घटनाओं और दस्तावेजों में छिपी इंसानी मनोविज्ञान की परतों को समझना है। सही बात है। जो हमें ये सिखा सकें कि डिग्रियां हमें किस चीज से नहीं बचा सकती। तो चलिए सिद्धांतों से आगे बढ़कर वास्तविक दुनिया में चलते हैं। हमारे पास इस डीप डाइव में कुछ बेहद हैरान करने वाले उदाहरण हैं। जी, जो सबसे ताज़ा और सच कहूँ तो रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण हमारे रिसर्च का हिस्सा है, वो 18 जून 2026 का पुणे का कॉर्पोरेट मर्डर केस है। केतन अग्रवाल और सिया गोयल का मामला। हाँ, ये दोनों ही देश के बहुत बड़े और रसूखदार कॉर्पोरेट घरानों से ताल्लुक रखते थे। मतलब दोनों परिवारों के पास 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति थी। बाप रे, 1000 करोड़! कोई कमी नहीं थी पैसों की। और जो जानकारी सामने है उसके मुताबिक उदयपुर में 17 करोड़ रुपए खर्च करके एक बहुत ही भव्य शादी की तैयारियां चल रही थीं। हाँ, एक तरह से ये शादी नहीं बल्कि दो बड़े परिवारों के बीच एक कॉर्पोरेट अलायंस था। लेकिन यहीं पर आके मामला बहुत दिलचस्प और डरावना हो जाता है। केतन, जिसकी इस मामले में दुखद मौत हुई, वो बॉस्टन से MBA करके लौटा था, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन बिजनेस स्कूल्स में से एक है। बिल्कुल, उसके पास दुनिया की बेहतरीन डिग्री थी, करोड़ों का बिजनेस चलाने की समझ थी। लेकिन अगर हम स्ट्रीट स्मार्टनेस या इंसान की असली नीयत को परखने की समझ की बात करें तो वो बिल्कुल शून्य थी। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मतलब कैसे एक बॉस्टन का MBA इतनी बड़ी लाल झंडी, इतना बड़ा रेड फ्लैग देखने से चूक गया? इसके पीछे का जो मनोविज्ञान है ना, वो बहुत गहरा है। जैसा हमने शुरुआत में बात की थी, एक कमर्शियल विमान के कॉकपिट में हर खतरे के लिए एक अलार्म होता है। हाँ, लाल बत्ती जल जाती है, सायरन बजने लगता है। कंप्यूटर आपको तुरंत बताता है कि कुछ गलत है। लेकिन हमारी निजी जिंदगी में, अपने घर के अंदर, जब कोई अपना ही धोखा दे रहा होता है तो कोई अलार्म नहीं बजता, कोई सायरन नहीं होता वहां। एग्जैक्टली, सारा खतरा बिल्कुल साइलेंट होता है। केतन का दिमाग उस खतरे को प्रोसेस ही नहीं कर पाया क्योंकि वो डेटा और बैलेंस शीट में नहीं था, वो नीयत में छिपा था। और इस घटना का सबसे खौफनाक हिस्सा 18 जून का दिन नहीं है। तो क्या है? खौफनाक वो है जो 14 जून को हुआ था। जो रिपोर्ट्स बताती हैं उसके मुताबिक 14 जून को सिया ने केतन को एक खाई में धकेलने की कोशिश की थी, जो असफल रही। क्या मतलब उसने पहले भी कोशिश की थी? हाँ, लेकिन केतन का विश्वास इतना अंधा था, उसमें ऑप्टिमिज्म बायस इतना हावी था कि उसने उस घटना को अपनी जान लेने की कोशिश माना ही नहीं। तो उसने क्या सोचा? उसने अपने दिमाग में ये कहानी बना ली कि शायद वो खुद फिसल रहा था और सिया उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। हे भगवान! और उसी अंधे विश्वास के कारण 18 जून को वो दोबारा सिया के साथ उसी सुनसान जगह पे गया जहां सिया ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे 400 फीट गहरी खाई में धकेल दिया। बिल्कुल, ये सच में एक दिल दहला देने वाला उदाहरण है। मतलब इतना पैसा, इतने संसाधन होने के बावजूद, 1000 करोड़ की संपत्ति होने के बावजूद किसी भी परिवार ने कोई डिटेक्टिव एजेंसी हायर नहीं की। किसी ने कोई बैकग्राउंड चेक नहीं करवाया। कमाल है, उन्होंने किसी छोटी सी बिजनेस डील में भी शायद 10 वकीलों की टीम लगाई होगी, लेकिन अपने इकलौते बेटे की शादी में सब कुछ सिर्फ एक अंधे विश्वास पे छोड़ दिया गया। यही तो ब्लाइंड ट्रस्ट का नुकसान है। और नतीजा, एक पढ़े लिखे सफल युवा की जान चली गई। ये घटना साबित करती है कि कई बार विश्वास ही धोखे का सबसे उपजाऊ बीज होता है। और देखिए, ये सिर्फ युवाओं या हत्या जैसे संगीन अपराधों तक सीमित नहीं है। कॉर्पोरेट जगत के उन दिग्गजों के साथ भी ऐसा ही होता है जिन्होंने पूरी जिंदगी बाजार के उतार चढ़ाव देखे हैं। जैसे सिंघानिया परिवार का मामला। बिल्कुल, हमारे दस्तावेजों में सिंघानिया परिवार के विवाद का भी बहुत प्रमुखता से उल्लेख है। हाँ, विजयपत सिंघानिया और गौतम सिंघानिया का बहुचर्चित मामला। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक इंसान जिसने रेमंड जैसी कंपनी को 500 करोड़ से 7000 करोड़ रुपए के विशाल साम्राज्य में बदल दिया हो, जिसने बाजार की हर चाल को गहराई से समझा हो। हाँ, वो अचानक भावुकता में आकर अपनी पूरी संपत्ति, अपने सारे शेयर्स अपने बेटे के नाम कर देता है
और उसके बाद जीवन के उस मोड़ पर जहां उसे सबसे ज्यादा आराम की जरूरत थी, उसे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ता है। जो इंसान कभी प्राइवेट जेट में उड़ता था वो बेघर होने की कगार पर आ जाता है। ये कैसे संभव है? मतलब एक इतना चालाक बिजनेसमैन ऐसा कैसे कर सकता है? मनोविज्ञान में इसे हेलो इफेक्ट या इमोशनल हाईजैकिंग कह सकते हैं। इमोशनल हाईजैकिंग? हाँ, एक सफल व्यक्ति दफ्तर में एक क्रूर और तार्किक लीडर होता है, लेकिन जब वो घर आता है ना तो वो अपनी उस व्यावसायिक अक्ल को दफ्तर के बाहर ही छोड़ाता है। वो सोचता है कि ये मेरा अपना खून है, ये मेरे साथ वैसा बर्ताव नहीं करेगा जैसा मेरे राइवल्स करते हैं। वो अपनों पर शक नहीं कर पाता। बिल्कुल। और वो अपनी वित्तीय कमान, अपना फाइनेंशियल कंट्रोल दूसरों को सौंप देता है। ये तो वही बात हो गई कि एक पायलट उड़ान के बीच में किसी ऐसे व्यक्ति को कंट्रोल दे दे जिसे विमान उड़ाना ही नहीं आता, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उससे प्यार करता है। एग्जैक्टली। अब विमान तो क्रैश हो गई ना। तो फिर इन खौफनाक और दुखद उदाहरणों से बचने का रास्ता क्या है? रास्ता है, बिल्कुल है। क्योंकि अगर बॉस्टन की MBA डिग्री, 15 साल की मेडिकल ट्रेनिंग या 7,000 करोड़ का बिजनेस एम्पायर इंसान को इस तरह बर्बाद होने से नहीं बचा सकता, तो इंसान को करना क्या चाहिए? इन दस्तावेजों में इस समस्या का समाधान भी दिया गया है और वहां एक बहुत ही दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जीवन का पायलट बनना, मतलब लाइफ पायलट। ये कॉन्सेप्ट क्या है? अगर हम इसे एक बड़ी पिक्चर की तरह देखें तो जीवन का पायलट बनने का मतलब है बाहरी दुनिया के साथ साथ अपनी अंदरूनी दुनिया का, अपने मन का और अपनी परिस्थितियों का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में लेना। और ये रातों रात तो नहीं होता होगा? बिल्कुल नहीं। ये विश्लेषण इसे 3 बहुत ही स्पष्ट चरणों में बांटता है। पहला चरण है 20 से 25 वर्ष की उम्र का, जो कि संघर्ष का समय होता है। हाँ, ये बुनियादी आत्मनिर्भरता का समय है। इंसान अपनी पढ़ाई पूरी करता है, एक नौकरी या व्यवसाय शुरू करता है और वित्तीय रूप से स्वतंत्र होता है। तो ये जीवन के विमान को रनवे पर लाने और टेक ऑफ करने जैसा हुआ? एकदम सही। और फिर 25 से 35 वर्ष की उम्र का दूसरा चरण आता है, जहां असली टर्ब्यूलेंस शुरू होती है। एग्जैक्टली। ये मानसिक और भावनात्मक नियंत्रण का चरण है। यहाँ इंसान ये सीखता है कि दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले कैसे नहीं दबना है। जब विपरीत परिस्थितियां आएं, जब टर्ब्यूलेंस हो, तो शांत कैसे रहना है और अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद कैसे लेनी। और अंतिम चरण? अंत में आता है 35 वर्ष के बाद का समय, जिसे पूर्ण मास्टरी यानी फुल मास्टरी कहा गया है, जहां इंसान सच में पायलट बनता है। हाँ, यहाँ इंसान अपने समय, अपने स्वास्थ्य, अपने रिश्तों और सबसे महत्वपूर्ण अपने विचारों का असली कैप्टन बनता है। उसे पता होता है कि कब तर्क का इस्तेमाल करना है और कब भावनाओं का। लेकिन इन सब में जो सबसे व्यवहारिक और सबसे कड़ा नियम उभर कर आता है, जो शायद सुनने में थोड़ा कठोर लगे, लेकिन इन घटनाओं को देखने के बाद बहुत जरूरी लगता है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आप किस नियम की बात कर रही हैं। वो ये है कि अपनी आर्थिक कमान कभी मत छोड़ें। बिल्कुल। मतलब चाहे बच्चे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, चाहे वे कितना भी प्यार क्यों न जताएं, जीवन की आखिरी सांस तक अपनी संपत्ति, अपने बैंक खाते और घर का मालिकाना हक हमेशा अपने पास ही रखना चाहिए। 100% सही। रिश्तों में बेशर्त प्रेम होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जीवन का नियंत्रण और सुरक्षा अपने हाथ में होनी चाहिए। बिल्कुल। और यहीं पर यह विश्लेषण एक बहुत गहरे दार्शनिक दृष्टिकोण की ओर मुड़ता है। अच्छा, फिलॉसफी की तरफ। हाँ, यहाँ भगवान बुद्ध और श्री कृष्ण का संदर्भ दिया गया है। हजारों साल पहले उन्होंने जो कहा था ना, वो आज के इस कॉर्पोरेट युग में भी उतना ही सच है। उन्होंने कहा था कि दुनिया मोह की नींद में सोई हुई है। इंसान अक्सर अपने अहंकार के नशे में चूर रहता है। ये एक बहुत ही सशक्त और मतलब दिमाग को हिला देने वाला विचार है। अगर हम सोचें तो पिछले 300 वर्षों में विज्ञान ने अपार उन्नति की है ना? हाँ, बिल्कुल की है। हमने आसमान पर विजय प्राप्त कर ली है, हम समुद्र की गहराइयों में जा चुके हैं और अब तो AI हमारे लिए सोच भी रहा है। सही बात है। लेकिन इंसान के भीतर की समझ वो जैसे वहीं की वहीं ठहर गई है, या शायद हम पीछे चले गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कोई इंसान करोड़ों रुपए कमाता है, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करता है, तो उसके भीतर ये ईगो आ जाता है कि उसके पास हर समस्या का समाधान है। वो इंटेलेक्चुअली बहुत ज्ञानी हो सकता है, लेकिन भीतर से वो बिल्कुल शून्यता में होता है। उसे लगता है कि उसकी दौलत उसे हर धोखे से बचा लेगी, और वो इसी भ्रम में जीता रहता है। हाँ,
और जब तक कोई बड़ी दुर्घटना नहीं घटती, जैसे कोई सिया गोयल उसे खाई में नहीं धकेलती या कोई बेटा उसे घर से नहीं निकालता, तब तक वो जागता नहीं है। बिल्कुल, तब तक वो इस भ्रम से बाहर ही नहीं आता कि वो पूरी तरह से सुरक्षित था। तो क्या इसका मतलब ये है कि आधुनिक समाज जिसे सफलता कहता है, मतलब वो दीवार पे टंगी हुई डिग्रियां, कॉर्पोरेट के ऊंचे पद, अकूत संपत्ति और लग्जरी गाड़ियां, वो सब हाँ, वो असल में बुद्ध और कृष्ण के अनुसार केवल अज्ञान का एक बहुत ही महंगा, चमकचमाता और सजा धजा रूप है? निश्चित रूप से। टेक्निकल एक्सपर्टीज का अर्थ भावनात्मक बुद्धिमत्ता बिल्कुल नहीं होता। असली सफलता सिर्फ आपका बैंक बैलेंस नहीं है। तो असली सफलता क्या है? असली सफलता ये है कि जीवन के अंतिम वर्षों में, जब आपके पास कोई पद नहीं है, जब आपके हाथ से पावर जा चुकी है, जब आपका शरीर कमजोर हो रहा है, तब आप मानसिक रूप से कितने शांत और सुरक्षित हैं। क्या आपके पास ऐसे लोग हैं जो वास्तव में बिना किसी लालच के आपकी परवाह करते हैं? और मुझे लगता है कि गीता में इसी अवस्था को समझाने के लिए स्थितप्रज्ञ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, गीता में इसे ही स्थितप्रज्ञ कहा गया है। मतलब एक ऐसा माइंडसेट जो बहुत बड़ा प्रॉफिट होने पर या सफलता मिलने पर हवा में नहीं उड़ता। हाँ, और भारी नुकसान होने पर या धोखा मिलने पर पैनिक बटन नहीं दबाता। एक तरह का मेंटल शॉक एब्जॉर्बर। एग्जैक्टली। जो इंसान अपने बाहरी ज्ञान के साथ साथ इस आंतरिक स्थिरता को पा लेता है, वही जीवन का असली पायलट है। क्या बात है, ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा और गहरा सार है। जी, मतलब सिर्फ किताबी पढ़ाई या बिजनेस की ट्रेनिंग काफ़ी नहीं है। आपको अपनी सुरक्षा, इंसानी फितरत के अंधेरे कोनों और अपनी खुद की सीमाओं के प्रति हमेशा जागरूक रहना ही होगा। बिल्कुल रहना होगा। तो आज की इस गहन चर्चा के बाद शुरुआत में हमने जिस करोड़ों डॉलर की मशीन और एक्सरे की बात की थी, जरा उस पर वापस आते हैं। जी। मशीनें हमें नियंत्रण का एक झूठा एहसास देती हैं। हम सोचते हैं कि चूंकि हम बाहर की दुनिया के कॉकपिट में बैठ सकते हैं, रडार को पढ़ सकते हैं, तो हम अपनी जिंदगी के कॉकपिट में भी पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन जिंदगी कोई मशीन नहीं है। बिल्कुल नहीं, और इंसान का कोई मैनुअल भी नहीं आता। सही कहा। तो जाते जाते एक ऐसा सवाल पीछे छूट जाता है जिस पर हम सबको विचार करने की बहुत ज़रूरत है। अगर हमारे पूरे समाज का ढांचा ही ऐसा बन गया है जो इंसान की कीमत केवल उसकी पेशेवर डिग्री और उसके बैंक बैलेंस से तय करता है, तो क्या हम सब जाने अनजाने इस भ्रम का हिस्सा नहीं बन गए हैं? क्या हमारी वर्तमान प्रगति की परिभाषा असल में अज्ञानता का ही एक बेहद आधुनिक और खतरनाक रूप बन चुकी है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो किसी किताब में या किसी स्प्रेडशीट में नहीं मिलेगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।